Welcome to BPSC Concept वाला newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 27, 2024 और दिन कौन सा है फ्राइडे। तो सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल समझाया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बात चल रही है, उसको लेके कुछ प्रोग्रेस है, ऐसा इंडिया ने तो बोल दिया था, ठीक है, पर इसको कंफर्मेशन मिलनी चाहिए ना जिस कंट्री के साथ हो रही है। तो चाइना ने फाइनली कंफर्म कर दिया है, उसने बोला है कि हाँ जो प्रोग्रेस हुई है एलएसी वाले सिचुएशन पे, चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहां से ये स्टेटमेंट आया है कि चाइना एंड इंडिया हैव बीन एबल टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड बिल्ड सम कंसेंसस ऑन डिसएंगेजिंग ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रिक्शन पॉइंट टू एंड द स्टैंड ऑफ अलोंग द एक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। ये तो मैंने समझाया था आप लोगों को। तो वही बात है कि चाइना कह रहा है कि हम लोग इंडिफरेंसेस कम कर रहे हैं और कुछ कंसेंसस यानी कि जो है साथ में एक कंसेंसस बिल्ड करने की बात हो रही है, ठीक है। तो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ये स्टेटमेंट है वो तब आया है जब इंडिया ने खुद ये चीज बोली है कि हमने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया था। तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोग को। दूसरी न्यूज जो आपके लिए है आज वो ये है कि 2019 के बाद से पहली बार अर्दोगान कौन है? तो वो टर्की के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है रिसेप तैयब अर्दोगान। उन्होंने कश्मीर का मेंशन नहीं किया अपनी यूएन की स्पीच पे। तो इसके पीछे कहानी है जिसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में अंदर समझाऊंगी। तो यही कुछ चीजें थी जो काम की थी वैसे आज के हेडलाइंस में। तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज करेंगे ताकि आपको दूसरी चीजें पढ़ने का भी टाइम मिले। तो लेट्स गो टू दी न्यूज इन डी। चलिए तो देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज जो हमने बोला था कि देखो 2019 में हुआ क्या था मेजर। तो 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, हटा दिया गया था। आर्टिकल 370 में क्या था? तो कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया था। उसके बाद से जो टर्की के प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दोगान, उन्होंने 2019 से लेके 2023 तक हर बार यूएन की जब भी कोई असेंबली हुई है, कोई मीटिंग हुई है, उसमें कश्मीर इशू को उठाया है। पर पहली बार इन्होंने इस बार कोई मेंशन ही नहीं किया, स्किप कर दिया। क्यों किया होगा? तो हर चीज के पीछे एक एजेंडा होता है, यहाँ पे भी एक एजेंडा है। टर्की जो है वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए टर्की को पता है कि इंडिया का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर कौन है? इंडिया है। ब्रिक्स कब हुआ था? ब्रिक्स के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, पर फिर से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे कोई हानि नहीं है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज मिलके ब्रिक्स बनाती हैं। ब्रिक्स सबसे पहले जो है वो BRIC था। 2001 में एक रिसर्च पेपर आया था जिसको उस टाइम के जो गोल्डमैन सैक्स के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने उस रिसर्च पेपर में बोला था कि तो ये रीजंस है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनके अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है। काफी पोटेंशियल की बात की थी इस रीजन की। और ये ब्रिक एक्रोनिम उन्होंने दिया था जिनका नाम था जिम ओनील, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है? G8 के साइडलाइन, पहले G8 होता था, जो G7 अभी है ना, ग्रुप ऑफ 7, वो पहले G8 होता था, पर रशिया को उससे निकाल दिया गया जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। मतलब क्रीमिया पे जब कब्जा किया, जैसे अभी यूक्रेन पे वॉर कर रहे हैं ना, वैसे ही रशिया ने क्रीमिया पे भी वॉर किया था, ठीक है। तो ये एक रीजन था। तो जब G8 की मीटिंग हो रही थी ना 2006 में, कहाँ पे हो रही थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। उसके साइड लाइन पे ब्रिक्स बनता है, ठीक है। ब्रिक्स में ये 5 कंट्रीज होती, पहले 4 ही रहती हैं। 2009 में क्या होता है, इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो ज्वाइन कर लेता, नहीं 2009 में इनका पहला ब्रिक्स समिट होता है और 2010 में साउथ अफ्रीका फुल टाइम मेंबर की तरह ज्वाइन कर लेता है और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन जाता है, ठीक। 2014 में ये लोग फोर्टलेजा डिक्लेरेशन करके ब्रिक्स का अपना एक बैंक बनाते हैं जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। लेकिन 2024 के 1 जनवरी 2024 के अनुसार देखें तो अभी टोटल मेंबर ब्रिक्स में 10 हैं। देखिए हुआ क्या ना, पहले फाउंडिंग मेंबर्स तो 5 ही थे, लेकिन 1 जनवरी 2024 में क्या हुआ, ग्रुप को एक्सपैंड किया गया। इसमें क्या 5 कंट्री पहले से थे, 5 और ऐड हुए। वो 5 कौन ऐड हुए हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। वो 5 कंट्रीज जो ऐड हुई हैं वो है आपकी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, ये जो है और ऐड हो गई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई ऐड हो जाता है, ठीक है।
ठीक है, तो इतने में वैसे 10 नहीं 9 है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने 10 लिख दिया, 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के टोटल 9 हो रहे हैं। तो ये जो 9 मेंबर्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट है जो 2024 के अराउंड नए नए ऐड हुए हैं। वो कौन है? वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। अब देखिए आपके लिए एग्जाम में ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है ना, देखो या तो इन चारों के नाम आ सकते हैं, ये मेरा देखो मेरा मोटिव यही है आप लोग को न्यूज़पेपर बताने कि मैं आपको साथ साथ प्री के लिए रेडी कर दूं थोड़ा थोड़ा। तो देखो या तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि चार कौन सी नई कंट्रीज ज्वाइन हुई हैं, या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी एशियन कंट्रीज ज्वाइन हुई हैं। ठीक है, तो फिर आपका इजिप्ट हट जाएगा। ठीक है, इजिप्ट और इथोपिया हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका में हो जाता है। फिर आपके ईरान और यूएई रहेगा। या ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज ज्वाइन हुई है, या ऐसे पूछ सकते हैं कितनी अफ्रीकन कितनी एशियन कंट्रीज ज्वाइन हुई है। तो क्वेश्चन बनाने के ये तरीके हैं, आपके लिए नाम जानना भी जरूरी है और साथ साथ कॉन्टिनेंट भी ध्यान में रखना है। तो 2 ई है, एक आई है और एक यू है। ठीक है, तो ये सारे ऐड हुए हैं। अब देखो टर्की क्या है, वो भी ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। टर्की ने क्या बोला है, अभी ये 79th यूएन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में जो चल रही है उसमें टर्की ने बोला है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिलेशंस ब्रिक्स के साथ डाल के इमर्जिंग इकोनॉमी में जुड़ सकें। ठीक है, और ये जो ब्रिक्स का भी लीडर समिट होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो काजन रशिया में होने वाला है। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, ये क्या है, ये ब्रिक्स का लीडर समिट है और इसमें जितने मेंबर्स है वो सारे को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पे आएंगे ऐसा कहा जा रहा है ब्रिक्स में। टर्की ने रिक्वेस्ट किया है ज्वाइन करने का इसको, और इस वजह से वो पुतिन जी से भी मिलेंगे और अर्दोगान जी पुतिन जी से भी मिलेंगे। और अगर ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का पॉइंट है कि अगर टर्की ज्वाइन कर लेता है ब्रिक्स को तो वो पहला ऐसा नेटो मेंबर होगा जो ब्रिक्स का मेंबर होगा। इट विल बी द फर्स्ट नेटो मेंबर हु विल बी इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का आपके लिए पॉइंट हो जाता है। अब देखो अर्दोगान जी ने कैसे 2019 में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने यूएन जनरल असेंबली में 2019 में बोला था कि कश्मीर में सेफ फ्यूचर करो लोगों का। 2020 में भी फिर उन्होंने वैसा ही कुछ बोला कि फ्रेमवर्क लाओ कश्मीर के लोगों के लिए कुछ। फिर 2021 में इन्होंने बोला था कि जो कश्मीर का प्रॉब्लम है इसमें डायलॉग और डिबेट होना चाहिए पार्टीज में। और 2022 में इन्होंने पीस और कोऑपरेशन की बात की थी इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर की। और आखिरी 2023 में इन्होंने जस्ट और लास्टिंग पीस और इन कश्मीर की बात की थी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने हर बार बात की है, लेकिन इस बार उन्होंने कैटेगोरिकली स्किप कर दिया है। और ये क्यों किया जाता है, जब कोई मोटिव होता है, तो वो मोटिव बता दिया। ब्रिक्स रिवाइज हो गई आपकी। ठीक है, ये नेटो वाला पॉइंट प्लीज याद रखेंगे आप लोग। अगर ज्वाइन होता है तो इट विल बी द फर्स्ट नेटो मेंबर। दूसरी न्यूज ये है कि अभी आपको बता दें कि जापान में एक सेल्फ डिफेंस फोर्स होती है। ठीक है, जापान की जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है उनका एक ये है डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है साजानामी। वो ताइवान स्ट्रेट एंटर कर गया। ताइवान स्ट्रेट कहाँ पे है, तो आपका ईस्ट चाइना सी से घुसा और ताइवान स्ट्रेट एंटर कर गया। अब ताइवान स्ट्रेट एंटर करने की वजह से कौन गुस्सा हो जाएगा, तो बीजिंग गुस्सा हो जाएगा। क्योंकि क्यों, चाइना क्या मानता है, चाइना मानता है कि ताइवान उसका है। चाइना यही मानता है ना कि ताइवान उसका है, कोई ऐसे इंडिपेंडेंट जो है वो उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं इंडिया का क्या स्टैंड है, आपको पता है इंडिया का स्टैंड भी ये है कि हम भी मानते हैं कि ताइवान जो है वन चाइना पॉलिसी में हम बिलीव करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया ने तो बोल दिया कि हाँ ठीक है वन चाइना पॉलिसी में हम बिलीव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि चाइना को हमने बोला कि हम तुम्हारे वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि ताइवान तुम्हारे अंदर है। लेकिन जब बात आती है हमारे अरुणाचल प्रदेश की तो चाइना मुकर जाता है, बोलता है अरुणाचल प्रदेश तो हमारा तिब्बत का पार्ट है। तो भाई अगर हम तुम्हारी बात मान रहे तो तुम भी हमारी बात मानो। इस वजह से मानता तो अभी भी इंडिया जो है वो वन चाइना पॉलिसी में है, लेकिन फिर भी इंडिया अभी धीरे धीरे इससे अलग हटने की बात कर रहा है और ताइवान को कहीं ना कहीं जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अगर तुम हम पे सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हें क्यों सपोर्ट करें, होना चाहिए ये चीज। तो ये वाली बात हो गई। अब आपको बता दें कि ये जो डिस्ट्रॉयर है वो चाइना सी में गया है और आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ये तीनों नेशन मिलकर के साउथ चाइना सी में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिट ये करने के बाद चाइना गुस्सा हो गया। तो जापान के जो कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने कंसर्न दिखाया। उन्होंने बोला हम इसीलिए यहाँ पे घुसे क्योंकि चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी है साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी में। देखो ये है ईस्ट चाइना सी, ये दिख रहा है आपको, ये ईस्ट चाइना सी है। तो ऑफ कोर्स जापान गुस्सा होगा क्योंकि यहीं पास में जापान है।
मैं आपको मैप में इधर दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखो, यहाँ पे आपका ताइवान है और यहाँ आपका जापान है, ये आपका हो गया ईस्ट चाइना सी। अब अगर यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा, अगर चाइना यहाँ पे अपना ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएगा तो ऑफ कोर्स जापान को प्रॉब्लम हो गया, और हर कोई कंट्री अपनी टेरिटरी को जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो सिंपल यही वाली चीज है कि जो है इसीलिए जापान यहाँ पे घुस गया, चाइना ऑफ कोर्स गुस्सा होगा। तो चाइनीज तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि अगर आप ताइवान के इशू में घुसोगे तो यहाँ से रिटेलिएशन होगा, तो वो तो होना ही है। पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो साउथ चाइना सी है, चाइना क्या करता है ना, चाइना के प्रॉब्लम क्या है कि चाइना एक 9 डैश लाइन की बात करता है। ये है आपका 9 डैश लाइन, ठीक है, ये है 9 डैश लाइन, ये दिख रहा होगा आपको, ये 9 डैश लाइन है। चाइना क्या मानता है कि जो भी यहाँ पे आइलैंड्स है, जो भी है वो सब इसका है। मतलब इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, पैरासेल आइलैंड, स्कैराबोरो शोल्स, पार्टली आइलैंड। ये कुछ नाम है ऐसे आइलैंड्स के जो चाइना बोलता है कि अगर 9 डैश लाइन के अंदर कुछ भी है तो वो मेरा है। ऐसा थोड़ी ना होगा, उसके हिसाब से तो फिर फिलीपीन भी बोलेगा कि मेरा है, ताइवान भी कुछ बोलता है मेरा है, यहाँ पे आपका ब्रुनेई भी बोलता है कुछ मेरा है, इंडोनेशिया भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री है, वियतनाम है, लेकिन चाइना क्या बोलेगा कि सब हमारा है। तो ये चाइना की ना अपनी एग्रेसिव पॉलिसी है, वो सब चीज पे अपना कब्जा मारता है, तो ऑफ कोर्स लोग बचाएंगे। तो ये आपका ताइवान स्ट्रेट आपको याद रखना है, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है, और ये किधर है, और इसके इधर क्या है, ईस्ट चाइना सी है, और फिर उस तरफ क्या है आपका जापान है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अभी आपको पता है हमारी बुक है तरकश, उससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन बना ही रहे होंगे, और अब एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ ही साथ। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आई थी, एक वर्ड जिसका नाम है किफे है, किफे, मतलब मुझे ढंग से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, क्योंकि ये एक जो है वर्ड जो है वो इस्लामिक वर्ड है, और ये जो है वो पैलेस्टीनियंस यूज करते हैं। तो आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपके ऊपर। एक किफेई मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये किफेई है। ये जो किफेई है ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल कपड़ा है जो पैलेस्टीनियन लोग पहनते हैं, ये रहा किफेई। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि रिसेंटली जो हमारी इंडियन अमेरिकन ऑथर है झुम्पा लहरी जी, वो न्यूयॉर्क में एक अवार्ड लेने के लिए गई थी, पर वहां पे 3 एम्प्लॉय ने किफेई पहना हुआ था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो भी किफेई पहनते हैं ना, वो पैलेस्टीन की तरफ एसोसिएशन दिखाते हैं अपना, तो इसको एक सिंबल माना जाता है। पैलेस्टीनियन स्कार्फ है ये, जिसको एक सिंबल माना जाता है नेशनहुड का, तो इस वजह से उन्होंने लेने से मना कर दिया। आपको पता ही है अभी पैलेस्टीन इजराइल वाले इशू में बहुत पैलेस्टीन में लोग मरे हैं, तो ये वाली बात है। अब थोड़ा इस किफे के बारे में पूरा आर्टिकल है तो देख लेते हैं, क्या पता कल को ये वर्ड ही आ जाए। देखो किफे का कहानी क्या है, तो किफे एक स्कार्फ है जो कि वेस्ट एशिया में लोग पहनते थे। अभी ये पैलेस्टीन में इसीलिए लोग पहनते हैं क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं मछली के जाले की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये मछली का जाला का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ना, वो ये बताता है पैलेस्टीन का कल्चर, कि पैलेस्टीन में ज्यादातर लोग ना मछली पालन में मछुआरे होते हैं, तो उनकी फिश नेट की एक्टिविटी है, फिशिंग एक्टिविटी है, तो वो बताता है। दूसरा क्या है ना, बहुत गर्मी है, पैलेस्टीन वाले रीजन सब बहुत गर्म होते हैं, तो वहां पे ये धूप से बचा के रखता था इन लोगों को। हार्श डेजर्ट, वहां पे वो डेजर्ट है, पैलेस्टीन वाले एरियाज में डेजर्ट है, ठीक है, बगल में इजिप्ट है, आपको पता है जब आप मैप देखते हो तो बगल में इजिप्ट है, तो वहां पे डेजर्ट वाला एरिया हो जाता, तो इनको प्रोटेक्ट करके रखता था। ये एक पैलेस्टीनियन सिंबल कब बना, जब आपका ब्रिटिश ने पैलेस्टीन पे ऊपर कब्जा कर लिया। तो देखो 1917 में ऑटोमन एम्पायर 1917 से पहले पैलेस्टीन पे जो है वो अपना दावा रखता था, लेकिन 1917 में ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया पैलेस्टीन को। उसके बाद 1930 में एक नेशनहुड के सिंबल की तरह किफेई निकला, जो लोग इसको पहन रहे थे वो अपोज करते थे ब्रिटिश रूल को। फिर 1948 में ब्रिटेन ही है जिनके वजह से अब आज इजराइल और पैलेस्टीन वॉर हो रहा है, यही है मोस्टली लड़ाई की जड़ होते हैं, ये तो आपको पता ही है। 1948 में फिर इजराइल का क्रिएशन होता है, जब इजराइल बन जाता है तो अरब इजराइल वॉर शुरू हो जाती है, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग किफेई पहनते हैं एक एक्सप्रेशन की तरह कि हमें अगेंस्ट इजराइल, ठीक है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग जो किफेई पहनते हैं उनको माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को अपोज कर रहे हैं, ठीक। तो बहुत जगह बैन है, जैसे वेस्ट में किफेई को एसोसिएट किया जाता है ऑपोजिशन टू इजराइल, और इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सपोर्ट करती हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का एक लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में बैन कर दिया गया था किफेई स्कार्फ को, कोई नहीं पहन सकता, ठीक है। उसके अलावा एक और बड़ी अजीब सी चीज मुझे पता चली कि एक
पार्लियामेंट की मेंबर थी ऑस्ट्रेलिया में जिसने वाटरमेलन का जो तरबूज है उसकी ईयरिंग पहनी थी, तो उसको भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि तरबूज भी एक पैलेस्टीनियन सिंबल है, क्योंकि जो तरबूज के कलर होते हैं ना वही पैलेस्टीन के फ्लैग का कलर है। ठीक है, पैलेस्टीन के फ्लैग का कलर वाटरमेलन से मिलता है, वो मैं चलो आपको दिखा देती हूँ फ्लैग। ये है आपका पैलेस्टीन का फ्लैग, ये ऐसा दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं तरबूज से मिलता है, इसलिए तरबूज को भी बैन कर दिया गया। तो बड़ी अजीब सी चीजें हैं, लेकिन अब होता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि फिर पूरी इसके साथ हिस्ट्री भी रिवाइज हो गई, प्रीलिम्स पॉइंटर भी मिल गया हमें इस आर्टिकल से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट आपको पता है कि अभी बाइडेन जो और से जो है मोदी जी मिलने के लिए गए थे और बाइडेन जी ने उनको घर पे होस्ट किया था, बहुत बड़ी चीज है। तो एक पर्सनल अफेक्शन दिखता है दोनों का। इससे हम लोग के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इंडिया यूएस की टाइज। तो इंडिया काफी पुराना फ्रेंड है यूएस का, ऐसा प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है कि 2006 के दौरान जब बराक ओबामा आए ना, तभी से इंडिया यूएस के रिलेशंस काफी अच्छे हो गए हैं। ठीक है, 2008 के बाद से अभी तक यूएस रिलेशन जो है वो बढ़िया ही हुआ है। इसके पीछे रीजन है चाइना एज अ कॉमन फोकल पॉइंट। कॉमन फोकल पॉइंट चाइना है। चाइना ने जिस तरह से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की है, तो यूएस को इंडिया में एक साथी मिला। ठीक, उसके अलावा इंडिया अब बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, तो हर कंट्री इंडिया के साथ किसी तरह से ट्रेड या रिलेशंस बना के रखना चाहती है। तो अब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या क्या चीजें इंडिया और यूएस के बीच में अभी तक हो चुकी है जिसने बहुत अच्छा कोऑपरेशन बना है। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है जिसने बहुत मदद की है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, इंडिया इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी ICET इंडिया और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है दोनों साइड के, इंडिया और यूएस के, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आ सकता है कि ICT कौन सी दो कंट्री का, तो इंडिया एंड यूएस का। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ये एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, जब दोनों कंट्रीज आपस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनेगा इंडिया में जिसको यूएस हेल्प करेगा बनाने में। इसके बारे में भी मैंने आपको आर्टिकल लिया था और ये बहुत रिसेंटली हुआ है और उसको एक वाटरशेड अरेंजमेंट भी बोल रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर फैब दूसरा हो जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स। तो ये सारी कुछ चीजें मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू इस रिलेशन को देख रहे हैं। उसके अलावा इंडिया और यूएस जो है ना ब्रॉड रेंज ऑफ पार्टनरशिप करेगी, जैसे नासा और इसरो मिलकर के एक पार्टनरशिप करेंगे, नासा प्लस इसरो का पार्टनरशिप होगा। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई देखा जाएगा, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन जो है वो ठीक किया जाएगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम भी है, इंडिया यूएस के रिलेशंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ आपको पता ही होगा, गुरवंत सिंह पन्नू जो है उस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, और ये यूएस बेस्ड प्रो खालिस्तानी मेंबर है। तो इस यूएस क्या बोलता है कि इंडिया का इसमें रोल है इसके असैसिनेशन के अटेम्प्ट के पीछे, पर ये तो एलिजिड चीज है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान को एक और बेल आउट पैकेज मिलेगा आईएमएफ की तरफ से। अब बेल आउट पैकेज क्या होता है, तो आईएमएफ कुछ पैसे देता है उन कंट्रीज को जिनमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा होता है। ठीक है, उसको EFF भी बोलते हैं। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बोलते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है EEF किससे रिलेटेड है, किससे जो सुनी हुई टर्म है, तो IMF से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, IMF के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि IMF कब बना। ठीक है, और IMF के बारे में ये बताएंगे कितने मेंबर्स हैं और इसका एम क्या है, ये बस आप कमेंट सेक्शन बनाएंगे। आज ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। EEF क्या है ना, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये होता है एक फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसा देता है IMF उन कंट्रीज को जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू का क्या मतलब, उनका ट्रेड सही नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सही नहीं चल रहा और उसके बाद कुछ वीकनेस है, तो वो शॉर्ट टर्म में रिजॉल्व नहीं हो सकता इनका वीकनेस, तो उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे ही IMF पैसे नहीं देता, IMF की इसके पीछे कंडीशन होती है। एक बार बेल आउट पैकेज दे चुका है IMF पाकिस्तान को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, लेकिन अभी फिर से देना पड़ेगा। और पाकिस्तान को बार बार क्यों नीड पड़ रही है IMF के बेल आउट की, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही पुअर गवर्नेंस है और ऊपर से इनका फिस्कल मैनेजमेंट भी बहुत खराब है। तो एक तो इन लोगों का इतना घटिया गवर्नेंस है, इतना घटिया फिस्कल मैनेजमेंट, उस पे भी इन लोगों के जो चौड़ते हैं वो कम नहीं चौड़ते पाकिस्तानी। मतलब एकटा महंगाई ओकरों पे आटा गील। तो एक तो इतनी खराब हालत है, उस पे भी इन लोग क्या क्या करते हैं, कुछ कुछ नई चीजें, अपने दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग करते हैं। भाई तुम्हारे पास खुद घर पे देने के लिए पैसे नहीं है। इनकी इतना ज्यादा इन्फ्लेशन लेवल बढ़ गया था कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी कि IMF को मदद करनी पड़ गई। एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था,
कब? कोविड-19 के बाद। और रशिया वॉर यूक्रेन की वजह से, और एक बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में, आपको याद होगा, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बहुत सारे ऐसे बोले जा रहे थे कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये इतनी सारी चीजों से, 3 चीजों से जूझने की वजह से, और उनका अपना जो पॉलिटिकल क्राइसिस चलता ही रहता है, नवाज शरीफ को हटाना, इनको हटाना, इमरान खान को जेल में भेज देना, इन सब चीजों की वजह से ना फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है। और इनका फूड और ऑयल प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मई 2023 में 38% चला गया था, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपी इतना गिर गया था यूएस डॉलर के अगेंस्ट कि इन लोगों का जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर के $3 बिलियन हो गया था। मतलब पूरा, जो बोलते हैं ना कि फॉरेन की कुछ करेंसीज रखी जाती है ताकि आप स्ट्रांग रखो, इंडिया भी रखता है, इनके पास सिर्फ $3 बिलियन था, जो कि बहुत कम होता है। इतनी घटिया स्थिति हो गई थी कि आईएमएफ को इनको जो है कुछ पैसे देने पड़ गए थे। लेकिन अभी ये थोड़ा स्थिति सही हुआ है इनका, लेकिन इतना सही नहीं हुआ है कि इनको मतलब है प्रॉपरली बाउंस बैक कर पाए, इसलिए इनको फिर से आईएमएफ बेल आउट पैकेज देगा। लेकिन आईएमएफ की, जैसे मैंने आपको बताई, कुछ कंडीशन होती है। इस बार आईएमएफ की क्या कंडीशन है कि आईएमएफ ने बोला है कि जो पाकिस्तान है उसको टाइमली कंफर्मेशन करना पड़ेगा नेसेसरी फाइनेंसेस का बायलेटरल। अगर किसी बायलेटरल पार्टनर यानी किसी और कंट्री से कोई भी तरह का डेट लिया है, जैसे चाइना से ले रखा है डेट क्या होता है? लोन। सऊदी अरेबिया से, यूएई, तो वो तुमको चुकाना पड़ेगा, ऐसा बोला आईएमएफ ने। उसके अलावा इन्होंने बोला है जो पाकिस्तान में स्वीपिंग टैक्स रिफॉर्म, मतलब जो टैक्स जिस तरह से देते हैं ना स्टेट और सेंटर, हमारा टैक्स है, वैसे उसमें टैक्स रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा, वाइडन करो टैक्स बेस को। इस वजह से क्या होगा कि जो भी फिस्कल इश्यूज है वो ठीक हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आईएमएफ ने क्या बोला है कि पाकिस्तान को फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो टैक्सेस इम्पोज करता है ना, और ये सारी चीजें, उसको चेंज करो। क्या होता है ना कि जैसे अपनी इंडिया में सेंटर और स्टेट का टैक्स है ना, वैसे पाकिस्तान में भी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो उस टैक्सेशन सिस्टम के वजह से ये लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह पे टैक्स डालते हैं और सब्सिडी बहुत देते हैं। तो बोला कोई सब्सिडी नहीं डालोगे, टैक्स रिफॉर्म चेंज करोगे। उसके अलावा आईएमएफ ने ये सारी चीजें बोली है। लेकिन एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है मुर्तजा सैयद, उन्होंने बोला है कि आईएमएफ की कंडीशन काफी हार्श है पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए, लेकिन वही है कि इनको अपना टैक्स रिफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, और ये स्वीपिंग टैक्स रिफॉर्म बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर ये टैक्स रिजीम इक्विटेबल, फेयर और ईजियर नहीं हुए कंप्लाई करने के लिए, तो जो टैक्स पेयर है उनको, उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, जो वहां के पाकिस्तानी लोग टैक्स दे रहे हैं उनको। इसलिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स बेस को वाइडन करना पड़ेगा। आप बढ़ाओ टैक्स बेस, अलग अलग स्लैब दो, तो ये बंदा भी देगा पैसा, और अलग अलग इनकम के हिसाब से टैक्स बढ़ाओ, तो जो ज्यादा है वो ज्यादा देंगे। स्लैब्स बढ़ाओगे तो अच्छा होगा। तो ये सारी कुछ चीजें थी आईएमएफ से लेके। अब थोड़ा पाकिस्तान को हम लोग देख लेते हैं, जब न्यूज में आ ही गया है। तो ये देखिए, पाकिस्तान इंडिया का पड़ोसी है, पहले तो इंडिया में ही था। तो पाकिस्तान में ना प्रोविंसेस होती हैं, एक है बलूचिस्तान प्रोविंस, एक है सिंध प्रोविंस, एक पंजाब प्रोविंस, और एक खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है इनका, और एक इस्लामाबाद हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ प्रोविंस है, पेशावर। तो 4 प्रोविंस है पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में, 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। ये 4 प्रोविंसेस जो हैं उनका, उनके कैपिटल, जैसे खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। इंडिया से आप देख सकते हैं कि पंजाब के बॉर्डर लग रहे हैं, इधर इस्लामाबाद, यहाँ पे हमारा इशू है खैबर पख्तूनवा के पास। ये कश्मीर वाला रीजन है ना, यहाँ पे इशू है, ठीक है। पेशावर वगैरह वाला रीजन यहाँ पे आ जाता है। और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान की कुछ कैपिटल की बात की जाए तो इस्लामाबाद कैपिटल है, और कराची पाकिस्तान का काफी रिच एरिया है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। ये ग्वादर पोर्ट है जो आप न्यूज में देखते रहते हैं, ये रहा कराची जिसकी मैं बात कर रही थी, क्योंकि ये पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे पोर्ट्स हैं तो बहुत ज्यादा। जैसे अपना मुंबई है ना, जहाँ बहुत ही ज्यादा रिच है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता रहता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो वैसे ही कराची है, काफी रिच सी एरिया है। खैबर पख्तूनवा काफी खूबसूरत है क्योंकि ये पीओके वाला रीजन हो जाता है आपका। तो ये बहुत ऐसे कुछ पाकिस्तान का मैप था। अब अगर आप ऐसे वर्ल्ड में देखो तो ये रहा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसके आंसर आपके होंगे 5 ऐसे जगह हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट है, जिसमें जो है 3, अगर सही से आंसर बोले तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 स्टेट है और 1 यूटी जिसको इनर लाइन परमिट मिला है। वो 4 स्टेट कौन से है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और एक कौन सा था? नागालैंड, हाँ। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश। ये स्टेट देखो, आंसर तो स्टेट पूछा है तो 5 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यूटी भी मैं पूछती तो 5 + 1 हो जाता है। तो यूटी कौन सा हो गया आपका? यूटी आपका हो गया लक्षद्वीप।
ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ स्टेट पूछा था तो 5 होगा, स्टेट प्लस यूटी तो 6 हो जाएंगे, तो इनको इनर लाइन परमिट मिला है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे पीवाईक्यू है और साइंस का एक क्वेश्चन है, तो इसी बहाने आप थोड़ा सा रिवीजन भी कर लोगे। ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, बट अब क्योंकि बीपीएससी में आपने पढ़ा ही होगा कि क्वेश्चन के लेवल बढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा हम यूपीएससी का भी प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन है साइंस के, साइंस का आज कोई आर्टिकल नहीं था तो मैंने क्वेश्चन ही डाल दिया, इसी बहाने मैं कल आप लोगों को समझा दूंगी। चलिए फिर अब प्रश्न अगर कठिन होने वाले हैं तो हम मेहनत करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू।